तो आज हम कक्षा 7 का अध्याय 8 जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि श्वसन होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित वायु को हम नाक के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं और अंदर की वायु को बाहर छोड़ते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। बच्चों, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःश्वसन या निःश्वसन कहलाती है। और इसके विपरीत फेफड़ों की जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होती है उसको नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वसन या निःश्वसन। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो वायु हम ग्रहण करते हैं वो कौन सी होती है। वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, और जो हम छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चों, अब ये तो आप सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ठीक है, और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसे कौन ग्रहण करता है? उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अब आता है कि श्वसन दर किसे कहती है। तो बच्चों, आप जान लेते हैं कि श्वसन दर किसे कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है, तो वो क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है श्वसन दर। 1 मिनट में 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ अधिक श्रम वाला कार्य कर लेंगे तो क्या होगा? उसकी दर बढ़ जाएगी। फिर हम 25 बार सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम परिश्रम करने के कारण हमारी सांस की जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि श्वसन के लिए श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले होता है नासादार, फिर होती है नासागुआ, फिर होती है ग्रसनी, फिर होती है श्वास नली और फिर होती है फेफड़े। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे चेहरे पर जो मुखद्वार तथा माथे में दोनों आंख के बीच उभरी हुई संरचना को हम क्या कहते हैं? नासिका। और नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार बाह्य नासाछिद्र यानी 2 छेद होते हैं। देखा ना आपने, नाक के दोनों तरफ आपके छेद होते हैं, उन्हें ही नासादार कहते हैं, यानी उनकी नाक के द्वार जिसके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है। फिर दूसरी आती है आपकी नासागुआ। नासिका की गुहा को नासागुहा या नासिका गुहा कहते हैं। जो आपके नाक के अंदर जो गुहा जा रही है वो क्या है? आपकी नासागुहा। और इसकी दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती है, जिसमें श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता रहता है। और ये बालों का कार्य क्या होता है? जो बाहर की हवा के साथ में जो गंदगी आती है उसे ये अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं और अंदर इसको प्रवेश नहीं करने देते, सांस नली में इसको प्रवेश नहीं करने देते। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अंदर गंदगी को रोकने का कार्य करते हैं। तीसरी है आपकी ग्रास नली। अब ग्रसनी। नासा गुहा की पीछे की ओर नलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी श्वास नली। देखो श्वास नली कैसी होती है? श्वास नली नलिका जैसी संरचना होती है। जैसे एक नाली होती है ना, नलिका, उसके जैसी संरचना होती है, जो 2 शाखाओं में बटी होती है, जिसे श्वसनियां कहते हैं। और प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में खुलती है। ठीक है ना। वो श्वास नली के बाहरी सतह पर आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं, जो श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती है, और उसमें जिससे कि वायु हमने ग्रहण करी है वो स्वतंत्रता पूर्वक अंदर आ सके। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा मेन फेफड़े। अब ये फेफड़े देखो क्या होता है। जो आपका सीना यानी वक्ष जो आपका होता है, सांस लेते समय फैलता है और छोड़ते समय पिचक जाता है। तो ये फूलने पिचकने की क्रिया कहाँ हो रही है? ये बच्चों, ये क्रिया हो रही है हमारी फेफड़ों में। ठीक है ना, ये फूलता और सिकुड़ता रहता है। तो अब क्या है, फेफड़े किस रचना के होते हैं? शंकु के आकार के रचना के होते हैं। और वृक्ष गुहा के हृदय में दोनों ओर एक एक दाया और बाया 2 फेफड़े होते हैं। एक दाया फेफड़ा और एक बाया फेफड़ा होता है। ठीक है, और इन श्वसनियों के फेफड़ों के अंदर भीतर महीन असंख्य वायु कुपिकाएं खुलती हैं। ठीक है, और ये वायु कुपिकाएं क्या होती हैं? यही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं के द्वारा हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का आदान प्रदान होता है। यानी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारी कि श्वसन की प्रक्रिया हमारी कैसे होती है, कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। बीच में आप ये भी देख सकते हैं श्वास यानी श्वसन, कि इनमें दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहे हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं ना कि इसमें दोनों में अंतर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यह है इसमें क्या होता है? यह यांत्रिक क्रिया होती है। इसमें ऑक्सीजन अंतःस्रावित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है, यानी ऑक्सीजन को हम अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। और दूसरा है कोशिकाओं से बाहर
होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। जो बाहर हो रही है उसको क्या कहते हैं, जो क्रिया बाहर हो रही है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होती है। दूसरा आता है हमारा श्वसन, और यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अपघटित होते रहते हैं, और ये कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इस कोशिका श्वसन भी कहते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, अब हमारा होता है कि हमारी श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। अब आप जानेंगे कि हमारी श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु नासादार से होकर नासागुहा में प्रवेश करती है। क्या, कहाँ से आ जाती है वो, नासादार से हुई, और फिर किस में प्रवेश किया उसने, नासागुहा में प्रवेश किया। फिर नासागुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है। ठीक है बच्चों, जो ग्रसनी जो होती है हमारी गले में जो ग्रसनी होती है, और उस ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाएं, जो अभी मैंने आपको बताया था, श्वास नली की दोनों शाखाएं दाएं श्वसनी एवं बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं एवं बाएं फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। बताया ना आपको, दो फेफड़े होते हैं, एक दाया फेफड़ा और एक बाया फेफड़ा। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया क्या हुई, नासादार में पहले तो वायु कहाँ गई, नासादार में, फिर कहाँ गई, नासागुहा में, फिर उसके बाद कहाँ गई, ग्रसनी में, फिर ग्रसनी से कहाँ प्रवेश करा उसने, श्वास नली में, श्वास नली से उसने क्या प्रवेश करा, श्वसनीय में, और श्वसनीय से कहाँ प्रवेश करा, फेफड़ों में। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा प्रोसीजर होगा कि जो हमारी जो ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंचती है। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये तो आपको हो गया। अब फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और जिसे आधान प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होती है, और डायाफ्राम अंतर श्वसन के लिए नीचे की ओर गति करता है, और जिसके कारण क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और श्वसन यानी जब हम बाहर निकालते हैं उसको, गैस को, तो पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती हैं, और डायाफ्राम क्या होता है, अपने ऊपर पूर्व की स्थिति में आ जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वक्ष हमारा फैलता और सिकुड़ता रहता है। इसका मतलब वो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। इस तरह से पूरी जो श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो उसमें पूरी हो जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा पौधों में श्वसन की। अब ये तो सांस, ये तो हो गया हमारे मनुष्य में। अब हमारा आता है कि पौधों में कैसे होता है श्वसन। देखो बच्चों, आपने कभी सुना होगा कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, या सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे, तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते एवं छोड़ते हैं, इसलिए तो उनको कहते हैं कि उनमें भी जीवन है। इसलिए तो कहते हैं पेड़ पौधों को उसमें भी जीवन है, कि शाम को वो सो जाते हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए, तो वो भी हमारी तरह सांस लेते एवं छोड़ते हैं। और पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, क्योंकि उन्हें जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है, और इन क्रियाओं के लिए क्या करना पड़ता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी, श्वसन से। तो बच्चों, अब इनका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है श्वसन की क्रिया का। मनुष्य के श्वसन क्रिया से इनका, जंतुओं का प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। जैसे पौधों में सांस लेने और छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, जैसे हमारे अंग हुए, फेफड़े हुए, इतने सारे अंग बने, नाक बनी, देखिए इनमें क्या होता है, जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि पत्तियों में निचली सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र से ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो ऑक्सीजन होती है वो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया उनमें भी होती है। और हम ये क्यों मना करते हैं कि रात्रि में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं थी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल सूर्य की उपस्थिति में होती है, और जब सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, और रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं रही है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाएगी, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सब सो जाते हैं, क्योंकि अंदर सब घरों में सो जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, खतरनाक हो सकता है और उससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों, ये आपको मैंने पूरा जीवों में श्वसन किस तरह से होता है, पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, पूरा समझाया। आप इसको चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में हल कीजिए। धन्यवाद बच्चों।